नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक में अंबेडकर जी के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा पेपर 2 पार्ट यूनिट 3 का टॉपिक है, जिसमें पॉलिटिकल थिंकर की जो सीरीज चल रही है उस पर हम अंबेडकर जी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अंबेडकर जी के बारे में उनके सोशल थॉट्स, पॉलिटिकल थॉट्स तो जानेंगे ही, इकोनॉमिकल थॉट्स, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। साथ ही हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पहले हमने गांधी जी को पढ़ा, तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गांधी जी और अंबेडकर जी के थॉट्स में क्या क्लैशेस थे, किस वजह से इनके बीच में उठापटक चलती थी, उन सबको डिस्कस कर देंगे। लेकिन अगर हम एक बार अंबेडकर जी पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि इन्हें हम बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं और भारत के एक महान संविधान विधाता, समाज सुधारक और अर्थशास्त्री है ये। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 को इनका मध्य प्रदेश के महू में जन्म होता है और अपनी पूरी ज़िंदगी दलित समाज के अधिकारों के लिए समर्पित कर दी। अंबेडकर जी ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त करी। उन्होंने भारतीय संविधान के मुख्य रचयिता के रूप में एक न्याय और समानता पर आधारित व्यवस्था दी। उन्होंने जाति प्रथा, अस्पृश्यता और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठाई। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब इनका हिंदू धर्म से मोह भंग हो गया, 1956 में उन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया। वे एक ऐसे नेता थे जो समानता, न्याय और मानव अधिकारों के पक्ष में ज़िंदगी भर लड़े। ठीक है, तो ये एक हमने ब्रीफली समझने की कोशिश करी अम्बेडकर जी के बारे में कि अम्बेडकर जी के क्या थॉट्स थे, अम्बेडकर जी क्या सोचते थे। और एक मैं आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आज ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप बिना ज़्यादा दिमाग लगाए आप एक काम ही कर सकते हैं कि लेट सपोज मान लेते हैं हमको यहाँ पे पॉलिटिकल थिंकर पढ़ना है। कौन कौन पढ़ना है? ठीक है, कौटिल्य पढ़ना है, गांधी जी पढ़ना है, अंबेडकर जी पढ़ना है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल पढ़ना है। ठीक है, राम मनोहर लोहिया पढ़ना है, जयप्रकाश नारायण पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? दीनदयाल उपाध्याय जी को पढ़ना है। ये हो गए। इसके अलावा हमें एटसेट्रा कर लेते हैं। ठीक है, अब अभी इनको कुछ क्षण के लिए किनारे कर दो। अब जितने भी ये हैं, अब इसमें देखिए गांधी जी प्लस राम मनोहर लोहिया जी प्लस जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो ये तो गांधी जी तो अपने आप में गांधीवादी। ठीक है, पर ये जो दोनों थे ये प्योरली गांधीवादी थे। ठीक, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर था, लेकिन दोनों की अप्रोच गांधीवादी थी। तो इनके पॉइंट्स में हमें गांधी जी के प्रति, गांधी जी की आइडियोलॉजी के प्रति अवश्य झुकाव दिखेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब हम इनका इंट्रो भी लिखेंगे राम मनोहर लोहिया का, तो हम यही लिखेंगे कि ये एक गांधीवादी विचारक थे। ठीक है, भले राम मनोहर लोहिया कार्ल मार्क्स की बात कर रहे हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स के हिंसात्मक पक्ष पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, वे कह रहे हैं कि क्रांति लाने के लिए हिंसा करने की जरूरत नहीं है, वो इनका मार्ग अपना रहे हैं। लेकिन हाँ, एजिटेशन करना पड़ेगा, ऐसा ये मानते हैं, लोहिया जी मानते हैं। वहीं जयप्रकाश नारायण, जैसे गांधी जी स्टेट को कम पावर देने की बात बोलते हैं या पावर ना ही दो, ये बात करते हैं, सेम जयप्रकाश नारायण भी ऐसे बात करते हैं। तो आपको दोनों में मोटा माटी समानता देखने को मिलेगी। अब जैसे जयप्रकाश नारायण में आपको संपूर्ण क्रांति मिल जाएगी। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का सिद्धांत मिल जाएगा। राम लोहिया जी वाले में आपको सप्त क्रांति मिलेगी। जैसे कौटिल्य वाले में आपको सप्तांग का सिद्धांत मिलता है। तो जो इनके बेसिक है ना, जो सिर्फ इनमें मिलेंगे, वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। जैसे अंबेडकर जी, तो दलित उत्थान के लिए जो उस और झुकाव दिखेगा वो आपको स्पेशली दिखेगा। प्लस अंबेडकर जी में गांधी वर्सेस अंबेडकर, ये पॉइंट अवश्य देखने को मिलेगा। वहीं जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल में मोटा माटी कुछ कुछ चीज़ों का बस अंतर है, बाकी दोनों आपको आसपास ही नज़र आएंगे दोनों भी। ठीक है, फिर दीनदयाल उपाध्याय, तो इनको हम इन सब से अलग रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी थोड़ी सी अलग अप्रोच है इन सब की तुलना में। तो इस तरीके से हम
इन सब को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि लेट सपोज, जैसे मैंने एक बार और बताया था कि ये सब जितने पॉलिटिकल थिंकर हमारे हैं, ये सब अच्छा सोच रहे होंगे सोसाइटी को लेकर के कि छुआछूत नहीं होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही इन सब के कुछ कॉमन पॉलिटिकल थॉट्स भी होंगे। तो जैसे इन सब के, इनको हटा दो बस, सोशल थॉट है कॉमन। तो जो कॉमन थॉट है वो क्या है? वो है इक्वालिटी। अब किस किस चीज़ की इक्वालिटी? कि कास्ट, क्लास और रिलीजन, इन सब में इक्वालिटी हो। ठीक है। इसके बाद इनका क्या कहना है कि जो अपलिफ्टमेंट ऑफ द मार्जिना, जो हाशिए पर खड़े लोग हैं उनका विकास करना। ठीक है। फोकस करना है दलित पर, बैकवर्ड्स पर, पुअर पर। तो ये जो है, ये काम, एक ये काम बोलेंगे, एक ये काम बोलेंगे। तीसरा ये क्या बोलेंगे? एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक। ये सब गांधी जी भी, अम्बेडकर जी भी, जवाहरलाल नेहरू भी, सरदार पटेल भी, राम मनोहर लोहिया भी, जयप्रकाश नारायण भी, दीनदयाल उपाध्याय जी। मैं इसमें भी अहिल्या जी को किनारे कर दिया मैंने, पर वो भी यही बात बोलेंगे। ठीक है। उनको हम अलग से पढ़ेंगे। साथ ही रूरल डेवलपमेंट के बारे में सभी बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। कम्युनल हार्मोनी, जैसे कि ऑल सपोर्टेड रिलीजियस टॉलरेंस एंड यूनिटी अक्रॉस कम्युनिटीज़। तो रिलीजियस टॉलरेंस, इन सब के बारे में सभी बोलेंगे। तो ये सब अच्छा अच्छा सब बोलेंगे। और जैसे मैं बता देता हूँ, वुमेन इक्वालिटी की बात सभी बोलेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट की बात सभी बोलेंगे। तो ये आपको नहीं भूलना है कतई। ठीक है। अब पॉलिटिकल वाले में अगर आप देखें, जैसे अगर पॉलिटिकल थॉट में देखें, तो अगर आप पहला देखें कि डेमोक्रेसी। ठीक है। डेमोक्रेसी की बात की जाएगी। स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। दूसरा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक। लोकल सेल्फ गवर्नेंस, पंचायती राज बाई लोहिया, गांधी स्वराज, जेपीज पीपल पावर। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन पावर की बात बोलते थे। हाँ, अम्बेडकर जी कुछ हद तक ये कहते थे कि डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए उतने बड़े लेवल पर, लेकिन गांधी जी फुल डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते थे। तो जो लोहिया है, जयप्रकाश नारायण हैं, वो भी डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन अम्बेडकर जी यहाँ पे एक्सेप्शन रखेंगे आप, अम्बेडकर जी। ठीक है। इसलिए नहीं कि गांधी जी डिसेंट्रलाइजेशन बोल रहे हैं इसलिए वो बोल दे रहे हैं, इसलिए नहीं। उनका ये कहना है कि अगर सेंटर के पास पावर नहीं होगी तो राज्य में, या फिर जो अगर आप इनको ग्रामीण लेवल पे लोगों को पावर देंगे, तो वहाँ तो जाति सिस्टम इतना हावी है कि वहाँ तो किसी को कुछ राइट्स ही नहीं मिलेंगे। ठीक, इस हिसाब से। इसके अलावा नेशन फर्स्ट अप्रोच, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद ये एथिकल पॉलिटिक्स की बात करेंगे। साथ ही फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। ठीक। साथ ही ये बात करेंगे कि जो जनता है, ठीक है, और जो जनता और सरकार है, जो उनके बीच जो गैप है वो ज़्यादा नहीं हो, इन चीज़ों की बात करेंगे। तो पॉलिटिकल थॉट्स भी आपको यहाँ पे सब कुछ लगभग लगभग सेम मिलेंगे सभी के। तो अब हमें आज पढ़ना अम्बेडकर जी के बारे में। तो जैसे हमने गांधी जी को पढ़ा था, तो गांधी जी की में दो बुक आपको याद रखनी है। एक उनकी बुक याद रखनी है आपको, हिंद स्वराज, और एक बुक रखनी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो दो बुक आपको याद रखनी है अम्बेडकर जी के। अच्छा, ये बुक्स आपको याद बस नहीं रखनी, इन बुक्स को आप पढ़िए, ये आपकी विश लिस्ट में होनी चाहिए। इन बुक्स को आपको खुद, मतलब ये बुक्स ऐसी होनी चाहिए इनको आपने पढ़ रखा है इनको। जैसे जाति का विनाश, अम्बेडकर जी ने लिखा। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इसी बुक के बाद ही क्या हुआ, जब 1929 में रिसेशन, ग्रेट रिसेशन आया था, तो उसके पहले ये किताब अम्बेडकर जी ने लिख दी थी। अब ये किताब जब आई मार्केट, आ तो पहले गई थी मार्केट में, लेकिन फिर जब रिसेशन आया तो इस किताब को जिन्होंने पढ़ा था उसके साथ समझा गया। उसी के बाद फिर आप देखेंगे 1934 के आसपास
जो हमारा आरबीआई बना हुआ है वो इसी की उपज है, मतलब अम्बेडकर जी की ही दिमाग की उपज है आरबीआई। द बुद्धा एंड हिज धम्मा, हु आर द शूद्रास, शूद्र कौन थे, ये इनकी किताबें हैं। इन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए क्या? हाँ, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई 1924 में, और 24 को उल्टा 42 कर दो तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया 1942 में। ठीक है, ये चीज़ें आपको ये 2 मार्कर में आ सकता है। कोर्स, बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज्ड, बी एजुटेटेड। अभी देखिए 2 दिन बाद मतलब 14 अप्रैल को अम्बेडकर जी की जयंती है, तो अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने मतलब आपको वहाँ पे दिख जाएगा जहाँ पे भी अम्बेडकर जी की लोग माला चढ़ा रहे होंगे और उनके बाद विषय में भाषण दे रहे होंगे, वहाँ आपको दिख जाएगा लिखा हुआ बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज्ड, बी एजुटेटेड। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, अब हमें अगला देखना है अम्बेडकर जी के पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में। ठीक है, तो हम पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में देखें तो वो जो शुरू में आपको बताया वो तो आप ध्यान रखिएगा ही। सामाजिक लोकतंत्र, अंबेडकर ने भारत में सच्चे लोकतंत्र को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय और राजनीतिक स्वतंत्रता की आवश्यकता पर जोर दिया। ठीक। दूसरा, संविधानवाद, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ, संवैधानिक सर्वोच्चता और न्यायिक स्वतंत्रता में विश्वास करते थे। भारतीय संविधान की प्रारूपण में महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए निभाई उन्होंने। समानता और न्याय, अंबेडकर ने जातिगत भेदभाव को खारिज किया, हाशिए पर पड़े समूहों खासकर दलितों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, SC ST के लिए आरक्षण प्रणाली, ये सब चीज़ें। धर्मनिरपेक्षता, उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की वकालत की जहां धर्म राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जिससे विविधतापूर्ण समाज में एकता को बढ़ावा मिलेगा। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, अंबेडकर ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिए मौलिक अधिकारों के महत्व पर जोर दिया। अगर कहीं पे मैं अंबेडकर जी को अम्बेडकर बोल देता हूँ या अंबेडकर जी नहीं बोल पा रहा हूँ, इट डज़ नॉट मीन कि मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, उनके थॉट्स, उनके आइडियालॉजी बिलीव नहीं करता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, तुच्छ भी नहीं है। ठीक है, तो वो फ्लो में या फिर नहीं लिखा होता तो निकल जाता है, बट इसका अदरवाइज कोई मतलब नहीं। तो फंडामेंटल राइट की सुरक्षा की बात की कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिए मौलिक अधिकारों के महत्व पर जोर दिया। रोल ऑफ स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य में विश्वास करते थे जो गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए सक्रिय रूप से काम करता था। ठीक, आप देखिएगा ऐसे ही, लेकिन इसका उल्टा महात्मा गांधी ने कहा। वो स्टेट के रोल को स्वीकार नहीं कर रहे थे। उनका कहना था कि जो स्टेट है वो शोषणकारी है। अब सामाजिक चिंतन, तो भाई क्या ये बोलेंगे जाति प्रथा रखे रहो? नहीं ना, बोलेंगे जाति का उन्मूलन करो। तो जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध किया। सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के लिए इसके पूर्ण उन्मूलन की वकालत की। ठीक है, उसकी उनकी पुस्तक जाति का विनाश पढ़ें आप, मतलब आप पढ़िए। जब ये जाति का विनाश लिखने के पीछे कहानी ये है कि 1936 में इन्हें एक सभा में भाषण देने जाना था, और अंबेडकर जी तो जानते हैं कि एकदम क्रांतिकारी व्यक्तित्व है इनका। तो इन्होंने अपना बढ़िया भाषण तैयार किया। अब क्या हुआ कि जब वहाँ के लोगों को पता चला कि जो नॉन दलित से, उनको जब पता चला कि अंबेडकर जी भाषण देने आ रहे हैं, तो उन्होंने लगा कि अब ये उटपटांग बातें करेगा, मनुस्मृति के बाद उनके हिसाब से मनुस्मृति के खिलाफ बोलेगा, ये सब वो सब चीज़ें होगा। तो उनका विरोध होना शुरू हुआ, और जो इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज कर रहे थे उन लोगों को धमकियाँ मिलनी शुरू हुई। तो उन्होंने फिर क्या किया कि अध्यक्ष बदल दिया और अंबेडकर जी से कहा कि आप जो है मतलब आपको आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। तो अंबेडकर जी ने बोला कि ये तो कोई बात नहीं हुई। तो उन्होंने बोला कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो फिर अंबेडकर जी ने अपने उस भाषण को जो उधर देने वाले थे उसी को ही इस पुस्तक में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो आप मुझे जानकारी कहाँ से मिलती है? जब आप उस किताब को पढ़ेंगे, उसके प्रीफेस में यही चीज़ लिखी है। तो आप किताबें पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि मतलब जो 59 सेकंड के शॉर्ट्स में या रील में जो खोए हुए हैं हम, उससे जब हम बाहर निकलेंगे तो हमको पता चलेगा कि लोग क्या कर गए हैं, और हम वो सोच भी नहीं पा रहे हैं कि वो जो कर गए हैं वो चीज़ें। अच्छा, वो जो कर गए वो हम जान तक नहीं पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या तो ये भी है, सोचिए। फिर समानता और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। वे सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा में विश्वास करते थे जहाँ जाति, धर्म, लिंग इन सब की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। ठीक है, दलित
वर्गों का सशक्तिकरण। अंबेडकर ने दलितों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया। शिक्षा, नौकरियों और राजनीति में आरक्षण की वकालत की। उदाहरण 1932 का पूना समझौता। ठीक, दलित वर्गों का सशक्तिकरण। अंबेडकर ने दलितों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया। शिक्षा में, नौकरियों में, राजनीति में आरक्षण की वकालत करी। ठीक, फिर महिला अधिकार और लैंगिक समानता। उन्होंने विवाह, तलाक, संपत्ति, शिक्षा में समान अधिकारों को बढ़ावा देते हुए महिला सशक्तिकरण की वकालत की। जैसे उदाहरण के लिए हिंदू कोड बिल। ठीक, तो महिला अधिकार और लैंगिक समानता, ठीक है ना। सामाजिक उपकरण के रूप में शिक्षा। अंबेडकर सामाजिक सुधार, सशक्तिकरण के लिए शिक्षा को आवश्यक मानते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो उसे पिएगा वही दहाड़ेगा। तो इन्होंने कहा शिक्षित हो जाओ, आंदोलन करो, संगठित हो जाओ। ये शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है इनकी नज़रों में, और सबको इतनी महत्वपूर्ण होनी भी चाहिए। फिर एक नैतिक समाज की बात कर रहे हैं। न्यायपूर्ण समाज का निर्माण स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के मूल्यों पर होना चाहिए, जिससे सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित हो सके। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो अम्बेडकर जी का सामाजिक चिंतन है। आर्थिक विचार भी है, इकोनॉमिस्ट भी थे भाई। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया, जिसमें राज्य और निजी उद्यमों दोनों ही भूमिका निभाते हैं, जिससे धन वितरण और सामाजिक न्याय सुनिश्चित होता है। अब यहाँ यहीं पे आप देखिए, यहीं पे अगर हम गांधी जी के थॉट्स देखें तो वो क्या कहते हैं कि रूरल इकोनॉमी होनी चाहिए। तो यहीं पे एक थॉट तो आप यहीं देखिए कि अपोज हो गया, यहीं पे उनके क्लास हो गए, है ना। दूसरा, भूमि सुधार, असमानता को दूर करने, कृषि को बढ़ावा देने, हाशिए पर पड़े किसानों को सशक्त बनाने के लिए भूमि पुनर्वितरण की वकालत करी। ठीक है, और उनकी पुस्तक स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज, इस पर उन्होंने बात करी। उन्होंने बोला कि भाई जो भूमि है, जैसे देखिए अब सिंपल सी बात समझिए, कोई भी गांव होगा, उस गांव में जो सवर्ण व्यक्ति होगा ना, उसके पास ही ज़्यादा भूमि होगी, आप ये माने चाहे ना माने। ठीक है, वह 90% लोग होंगे दलित वर्ग के, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, लेकिन वहाँ पे जो लैंड होल्डिंग्स होगी होगी ना, वो 10% जो वहाँ के लोग होंगे उनके पास होगी। अभी आपने जो मऊगंज, रीवा में, रीवा नया जिला बन गया मऊगंज, तो मऊगंज में जो घटना घटी अभी, जहाँ कोल ट्राइब और ब्राह्मणों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ, और इसके पीछे बैकग्राउंड में ज़मीन ही थी जिसको लेकर के विवाद हुआ। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इस कोल व्यक्ति ने ज़मीन खरीद ली थी, जिस ज़मीन पे ये क्या करता था, इस ब्राह्मण की ज़मीन पर ही वो खेती किया करता था। ठीक, इस व्यक्ति ने ज़मीन खरीद ली, तो इससे नाराज़ होकर के मतलब उनके साथ एजिटेशन हुआ, फिर बाद में ये विद्रोह और बढ़ा, और फिर वो एक हिंसक रूप ले लिया, और फिर पुलिस वालों के बीच में जान गई। तो ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये यही बता रहा हूँ कि आज भी मतलब इंडिया में आप देख लीजिए कि ज़्यादातर जिनके पास ज़मीन है, अब जैसे ट्राइबल एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे ऐसा है कि कोई जैसे गोंड, भील, बैगा कोई भी है, तो अपनी ज़मीन किसी को बेच नहीं सकते हैं, नॉन ट्राइबल्स को। तो इसकी वजह से इनके पास ज़मीनें संरक्षित हैं, वरना वो तो कब की ख़त्म हो चुकी थी उनकी भी ज़मीनें, कुछ उनकी हरकतों की वजह से और कुछ दूसरों की चालाकियों की वजह से। फिर श्रम कल्याण, अंबेडकर जी ने उचित वेतन, बेहतर कार्य स्थितियों, शोषण से सुरक्षा सहित श्रम अधिकारों के लिए जोर दिया। ठीक, इसके बाद औद्योगिकरण, गरीबी को कम करने, रोजगार बढ़ाने, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, इन सब के लिए तेजी से औद्योगिक विकास पर जोर दिया। जैसे बांध बनाना, बिजली बनाना, ये सब बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए समर्थन दिया। फिर आर्थिक नियोजन, अंबेडकर ने आर्थिक असमानता को कम करने और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए एक पंचवर्षीय विकास योजना प्रस्तावित करी। ठीक, फिर आपका कराधान और सार्वजनिक वित्त, प्रगतिशील कराधान को बढ़ावा दिया, जहाँ धनी व्यक्ति सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में अधिक योगदान देते हैं। यही एक ट्रस्टीशिप जैसे ही है गांधी जी वाले, तो यहाँ पे समानता थोड़ी सी मिल जाती है। तो इस तरीके से अंबेडकर जी जो हैं उनके बारे में हमने देखा। अब अंबेडकर जी और गांधी जी के जो क्लैशेस हैं, ठीक है, कि कहाँ कहाँ उनके मतभेद होते थे। अच्छा, इनके बीच मतभेद होते थे, याद रखिएगा, यहाँ हमारे तरह नहीं होता कि अगर हमें उसकी बात पसंद नहीं आई तो हमें इंसान ही खराब लगने लग जाए, है ना, ये हमारे साथ होता है। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं होता, वो उनके आइडियोलॉजी का समर्थन नहीं कर रहे बस, बाकी एज अ पर्सनालिटी वो उसके साथ बराबर बैठेंगे, बात करेंगे, सब होगा।
तो सबसे पहले पॉलिटिकल मतभेद, स्वतंत्रता के प्रति दृष्टिकोण। गांधी जी कहते थे स्वतंत्रता के मार्ग में अहिंसा, सविनय अवज्ञा पर ध्यान केंद्रित किया जाए। अम्बेडकर जी कहते थे राजनीतिक अधिकार और न्याय प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों और कानूनी सुधार पर जोर दिया जाए। दूसरा, लोकतंत्र का दृष्टिकोण। गांधी मानते थे पंचायती राज, ग्राम सुशासन और विकेंद्रीकृत लोकतंत्र की वकालत की। अम्बेडकर कहते थे व्यक्तिगत अधिकारों के लिए मजबूत संवैधानिक सुरक्षा उपायों के साथ एक केंद्रीकृत राज्य की बात करी। गांधी आत्मनिर्भर समुदाय पर जोर देते हुए न्यूनतम राज्य हस्तक्षेप को प्राथमिकता देते थे। जैसे मैंने आपको बोला कि स्टेट एज अ नेसेसरी एविल, गांधी जी बोलते थे। वहीं अम्बेडकर जी बोलते थे कि एक कल्याणकारी राज्य जहां सरकार सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए सक्रिय रूप से काम करती है। इसके अलावा हमने देखा संवैधानिक अधिकार। गांधी बोलते थे मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कर्तव्यों और नैतिक मूल्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। वहीं अम्बेडकर जी सामाजिक न्याय के लिए प्रमुख सुरक्षा उपायों के रूप में मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी। ठीक है, तो ये सब दोनों के बीच में एक क्लैश था। वहीं आप देखेंगे सामाजिक भेदभाव में, सामाजिक मतभेद में, तो जाति व्यवस्था पर दोनों का एक क्लैश ये था कि गांधी मानते थे कि जाति व्यवस्था को सुधारने के लिए काम किया जाना चाहिए, लेकिन वर्ण व्यवस्था को बरकरार रखा जाना चाहिए। अम्बेडकर जी बोलते थे जाति व्यवस्था को पूरी तरह से खारिज कर दो और पूर्ण उन्मूलन की इसकी जरूरत है। दलित सशक्तिकरण। गांधी जी ने सामाजिक सुधारों के माध्यम से दलितों के उत्थान के लिए हरिजन, भगवान, संतान शब्द का इस्तेमाल किया। अम्बेडकर जी ने कहा हरिजन शब्द का कड़ा विरोध किया और कानूनी अधिकारों, शिक्षा, सामाजिक गतिशीलता, आरक्षण, इन सबको टूल बना करके ये कहा कि दलित सशक्तिकरण ऐसे होगा। फिर धार्मिक विचार। गांधी हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया और हिंदू धर्म को शांति के साधन के रूप में देखा। वहीं अम्बेडकर जी ने कहा कि जातिगत भेदभाव से बचने के लिए रूढ़िवादी हिंदू धर्म को खारिज कर दिया और बौद्ध धर्म को अपनाया। इसके बाद अब देखें शिक्षा, तो गांधी व्यावहारिक कौशल, नई तालीम के साथ बुनियादी शिक्षा की वकालत करते थे। वहीं अम्बेडकर सामाजिक उत्थान के साधन के रूप में उच्च शिक्षा पर जोर देते थे। वहीं आप देखेंगे आर्थिक विचार में, तो गांधी जी कहते थे खादी और कुटीर उद्योग के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाए। वहीं अम्बेडकर जी बोलते थे आर्थिक विकास के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्न इकोनॉमिकल जो पॉलिसीज है उनका सपोर्ट किया उन्होंने। दोनों नेताओं के दृष्टिकोण अलग अलग थे, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही था, सामाजिक समानता, न्याय और राष्ट्र निर्माण। तो इस तरीके से हमने इनके मतभेद को समझा। अब हम अगले लेक्चर में जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बात करेंगे और उनके राष्ट्र निर्माण को लेकर के या फिर उनका जो विचार था राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, उसको समझेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।